तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे सी वीडियो में जिसमें हम सबका फिजिक्स का क्लास 10th का अगला चैप्टर है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चों, सबसे पहले हम सबको जो लिखना होता है वो मानव नेत्र लिखना होता है। वैसे ये बहुत ही गजब का चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम मानव नेत्र के बारे में जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले यह जानना है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संस्कार को देखने योग्य बनाता है। कहने का मतलब वह संवेदी अंग जो किसी भी चीज को देखने में हमारी मदद करता है वो नेत्र कहलाता है। यह दृढ़ पटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ऐसे प्यार से नोट कर लेना। ठीक है। यह दृढ़ पटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है और ये नेत्र गोलक का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसी के क्रम में आगे हम सब देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य क्या हैं। दृढ़ पटल मानव नेत्र का लगभग एक खोखले गोले के समान होता है। इनकी बाहरी परत जो होती है बच्चों अपार श्वेत एवं दृढ़ होती है। अपारदर्शी होती है, मतलब अपारदर्शी होती है, जो आर पार मतलब जिसमें प्रकाश ना जा सके। श्वेत एवं दृढ़ होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा होती है। इसी क्रम में आगे हम सब जानेंगे रक्तक पटल क्या होता है। रक्तक पटल बच्चों यह दृढ़ पटल के भीतरी भाग से लगी काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ये नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन को रोकती है। बच्चों, इसी क्रम में श्वेत मंडल या कार्निया देखेंगे। नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे श्वेत मंडल या कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है बच्चों। नेत्र गोलक, इसकी आकृति गोलाकार होती है, इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है, नेत्र गोलक कहलाता है। ठीक है। नेत्र लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का, कहने का मतलब जो जेली बनता था, जेली बच्चों सुने होंगे। जेली जो मतलब थोड़ा सा मुलायम टाइप का होता था, उसी प्रकार का ये पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को में सूक्ष्म समायोजन करता है। प्रतारिका कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, मतलब परितारिका कहलाता है। आइरिस इसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों। ठीक है। पुतली यह परिवर्ती धारक की भांति कार्य करता है। इसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जाता है। यह आंख में प्रवेश होने प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करती है। ठीक है। इसी क्रम में अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। इसका प्रतिबिंब भी उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, इतना लिख लेंगे। पश्चिमी पेशियाँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये पेपर में टिप्पणी पर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी क्रम में हम सब जानेंगे अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परावर्तन, फिर इसको पूरा लिख लेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेटिना को देखेंगे, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं बच्चों, ये भी लिख लेंगे पूरा। इसी क्रम में हम सब दूरबिंदु जानेंगे। वह दूरतम बिंदु जिस तक नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है और दूरबिंदु कहलाता है। और यह मतलब पूछा जाता है कि दूरबिंदु कितना दूर हो सकता है, वो अनंत दूरी पर हो सकता है बच्चों। निकट बिंदु अगर कोई पूछता है तो निकट बिंदु 25, देखो बच्चों, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट से देखी जा सकती है, 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों। न्यूनतम जो दूरी होती है वो देखो। समंजन क्षमता क्या, ये भी पेपर में टिप्पणी के लिए आया है। यह है समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है। सुस्पष्ट दूरी की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसी क्रम में आगे हम सब देखते हैं दृष्टि दोष एवं संशोधन। मोतियाबिंद क्या होता है, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों को क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ये देखो बच्चों, इसको लिख लेना और तैयारी करते रहना। देखो ये बहुत अच्छा है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इस बिंदु में निकट की वस्तुओं का स्पष्ट देखा जा सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। ऐसे दोष युक्त
का को दूर करने की मतलब क्या कारण हो सकता है? बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। जो दूरबिंदु होता है अनंत पर ना होकर कहाँ, नेत्र के पास आ जाता है बच्चों। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। ये होने का कारण ये पेपर में लिखना होता में कि मतलब क्या होता है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। निवारण के लिए हम यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों, ये भी लिख लेंगे पूरा। और फिर हम आगे चलेंगे दूरदृष्टि दोष पर, ठीक है। दूरदृष्टि मतलब कि दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं दिखाई देती हैं, और ये 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। दोष के कारण क्या है, यही दो चीज़, ने फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा दृष्टि दोष ये पेपर में पूछा गया है, इसी को दूरदृष्टिता भी बोलते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव में नेत्र समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दोष उत्पन्न होने के कारण यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण होता है, ठीक है बच्चों। दूर ये निवारण, अब देख लो, निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग करो, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर देखो, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के निकट और दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोक्सित लेंसों की आवश्यकता होती है। एक भाग उत्तल लेंस तथा निचला भाग अवतल मतलब उत्तल लेंस होना चाहिए, और एक अवतल, ठीक है। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस शल्य हस्तक्षेप दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होना लाभ, त्रिविमी छाचुकी का लाभ मिलता है, और दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और हम धुंधली चीज़ों को देख पाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म के दो त्रिभुजाकार आधार पर 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म, प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म कोण किसे मतलब प्रिज्म की, ये तो प्रिज्म था बच्चों जो पढ़े हो। अब ये प्रिज्म कोण क्या है, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण क्या है, विचलन कोण आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पर बच्चों ये ऊपर प्रिज्म वाले कोण में यहाँ जगह छोटा, यहाँ इमेज है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे हम समझा देंगे आपको। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसका फार्मूला है बच्चों, यहाँ विचलन कोण के बाद में थोड़ी सी स्थान छोड़ देंगे, इसको हम अगले वीडियो में ला करके समझा देंगे आपको, न्यूमेरिकल जब पढ़ाया जाएगा उसी साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जगह छोड़ देंगे बच्चों। प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ठीक है। अब देखो बच्चों, मतलब प्रिज्म होता है, अगर एक साइड उसके सफ़ेद किरण आती है तो आगे चलकर वो 7 रंगों में टूट जाती है। वो 7 रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, बैसानी, हा, पीला और ला, ठीक है। ये होते हैं 7। इसे स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या वर्णक्रम कहते हैं, ठीक है। इसी क्रम में इंद्रधनुष, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे कैसे क्या है, ये भी लिख लेंगे। इसी क्रम में प्रिज्म से अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, ये भी याद रखेंगे। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, जिसकी बैगनी प्रकाश की ओर सबसे अधिक झुकता है, ये दोनों याद रखेंगे, ये ऑप्शनल में पूछा जाता है। आइजैक न्यूटन, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन आप सब पढ़ लीजिए इसको। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य, ये ठीक है, इसको पढ़ लेना आप सब। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव बस केवल ऐसे पॉइंट करके लिखते जाओ बच्चों, ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये भी खत्म हो जाएगा, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो। अग्रिम सूर्योदय पर विलंबित सूर्यास्त, ठीक है, ये चीज़। इसी क्रम में गर्म वायु में होकर देखने वाले उसका हंसी स्थिति का परिवर्तित होना, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये पेपर में बहुत पूछा गया है बच्चों। टिंडल प्रभाव, ये जबकि कोई प्रकाश की
किरण या पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंद, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणुओं से टकराता है तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टेंडल प्रभाव कहते हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण भी इसका लिख लेंगे, एक या दो, एक दोनों लिख लेंगे, अच्छा है। फिर रे लाइट का नियम, इनका नियम भी है कुछ। प्रकीर्णित मतलब ए बराबर 1/λ⁴ लिखना है। लैम्डा क्या प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है बच्चों। इसी के क्रम में किस पर निर्भर करता है ये सब भी लिख लेंगे। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, कभी कभी आ जाता है तो इसको थोड़ा बहुत पढ़कर याद रखेंगे। लाल संकेत ही क्यों दिखाई देते हैं, ये पेपर में पूछा गया था तब की बार भी, तो इसको देख लेंगे। प्रकीर्णन कम प्रकीर्णित होता है अन्य सभी। चलो ठीक है। ये आकाश नीला क्यों होता है ये भी जान लीजिए। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले रंग के अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। ये पेपर में ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। काला क्यों प्रतीत होता है ये भी दिखाई दे रहा है। सफ़ेद बादल क्यों दिखता है ये भी दिखाई दे रहा है। बाकी थैंक्स फॉर लॉट, इसको देखिए आप सब, और मैं आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को क्लिक कर देंगे। अपना ख्याल रखेंगे। मिलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।